Hey everyone, it's Switch Mishra and I welcome you all to my channel of Brilliant SOSCNs. Guys, today we are gonna to do the first chapter of our Unit 5 Human Physiology, and the chapter is Breathing and Exchange of Gases. This is the chapter, and in this particular video we are gonna to cover this chapter. Make sure you have your NCRT with you, and breathing and exchange of gases. In this particular chapter, you'll learn many things because there are too much important things in this chapter which will also help you in your NEET examination. Okay, so let's quickly start our video. Yes, breathing and exchange of gases. As you have read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to derive energy to perform various activities. जैसा कि आपको पहले ही पता है या आपने पहले ही पढ़ रखा है कि ऑक्सीजन जो है उसको हम ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, मतलब उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यूटिलाइज मतलब यूज़ करना फॉर अ गुड पर्सपेक्टिव, या आप कह सकते हो कि यूटिलाइज करें, जैसे एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे लिखा है कि हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, हम मीनिंग सारे ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज करते हैं ताकि जो उन्होंने फूड खाया है उसका सेल में ब्रेक डाउन हो सके। ठीक है, एंड ऑक्सीजन की हेल्प से ही ब्रेक डाउन होती है, आपको ये भी पता है। और सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है उनका, किनका, जैसे आप देखते हो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, राइट। तो उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन। ओके, सो इसी की वजह से हमें क्या मिल पाता है, अगर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, राइट। एंड एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम अपने डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। वट डू आई मीन बाय दिस? आई मीन कि ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो फिर सेल के अंदर जो ब्रेक डाउन है फूड सब न्यूट्रिएंट्स की, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो नहीं हो पाएगी। देन अगर वहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं हो पाएंगे जो हमारी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उनका सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, तो फिर हम एनर्जी हमें नहीं मिल पाएगी, एंड इफ़ वी डोंट हैव एनर्जी वी कांट डू एनीथिंग, राइट। ओके, देन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स CO2 which is harmful is also released during the above catabolic reactions। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती है जब हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, देखो दो प्रोसेस होती है, एक तो होती है हमारी देखो, एक जैसे मेटाबॉलिज्म होती है तो उसमें एक होती है कैटाबॉलिज्म और एक होती है एनाबॉलिज्म। तो ये कैसी प्रोसेस है, यहाँ पे हम सिंपलर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस बना रहे हैं। दिस इज कैटाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक रिएक्शन, राइट। सो ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है इसमें CO2 क्या होती है, रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी है, राइट। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, राइट। सो क्या लिखा है, इट इज़ देयरफॉर evident that O2 has to be continuously provided to the cells, and CO2 provided by the cells have to be released out। इससे हमें क्या समझ आता है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए सो दैट फूड का ब्रेक डाउन हो सके, और कंटिन्यूसली चाहिए, मतलब एक ही बार में बहुत ज़्यादा मिल गया बाद में मिला ही नहीं, सो यू विल नॉट बी एबल टू लिव। ओके, सो ऑक्सीजन चाहिए, और कैसे चाहिए, कॉन्टीन्यूसली चाहिए, एंड ऑन द अनदर हैंड हमें CO2 जो है कॉन्टीन्यूसली रिलीज करना है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हो। ठीक है, एटमॉस्फेयर से, मतलब एटमॉस्फेयर से आप O2 ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने प्रोड्यूस्ड की, सेल ने प्रोड्यूस की, वो दे रहे हो। तो दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस फेनोमेना ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नथिंग, इट्स ब्रीदिंग। ओके, यस, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग, या आप इसको रेस्पिरेशन कह सकते हो। आई होप आपको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है। इट्स ओके, आई मैंने बता भी दिया वैसे। ओके, ना आगे क्या है, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन।
सो व्हेन यू आर ब्रीदिंग, आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर आप अपने चेस्ट पे अपना हाथ रखो, तो यू विल फील कि जब आप सांस ले रहे हो और जब सांस छोड़ रहे हो तो कुछ मूवमेंट हो रही है, ठीक है। चेस्ट अप मूव कर रहा है, फिर चेस्ट डाउन मूव कर रहा है, राइट। सो यू नो दैट दिस इज ड्यू टू ब्रीदिंग। आपको पता है ये ब्रीदिंग की वजह से, बिकॉज जो लंग्स है वो मूव कर रही है। लंग्स कैसे कर रही है, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि डायफ्राम होता है, और आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में और भी डिटेल में पढ़ने वाले हो इसके बारे में। ओके, यस। अब क्या है कि हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ मतलब हम जो ब्रीदिंग की प्रोसेस कर रहे हैं ये हम करते कैसे हैं। The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following sections of this chapter. और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, और जो ये ब्रीदिंग के मैकेनिज्म है कि कैसे पॉसिबल हो पा रही है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में अलग अलग सेक्शंस में बता रखे हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। 14.1 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आई होप इतना क्लियर है आपको। वैसे एज सच तो यहाँ तक कुछ था नहीं, ओनली इंट्रोडक्टिव पार्ट था। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, mechanisms of breathing vary among different groups of organisms depending mainly on their habitats and levels of organization। जो ये ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है, जिसे हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर नोज एंड लंग्स वी आर डूइंग दिस प्रोसेस, राइट। लेकिन ये जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है ये हर जगह सेम नहीं है, ठीक है। जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं वो कैसे हैबिटेट में रह रहे हैं और उनका कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेसिस पर ये ब्रीदिंग की मैकेनिज्म वेरी करती है। मींस ज़रूरी नहीं कि सबके पास लंग्स हो, नोज़ हो सांस लेने के लिए। मैनी ऑफ देम जो है वो अपनी स्किन की हेल्प से भी सांस लेते हैं, राइट। जैसे कि आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा कि हमारे पास डिफरेंट फाइलम्स है। एनिमल किंगडम के अंदर डिफरेंट फाइलम्स है। जो पॉरीफेरा होते हैं, सिलेंड्रेटा होते हैं, टीनोफोरा होते हैं, तो ये सारे जितने हैं, ठीक है। लास्ट में आप देखते हो कॉर्डेटा है एकदम 11th फाइलम। वहाँ तक जितने भी है, स्टार्टिंग के कैसे हैं, स्टार्टिंग के सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, राइट। एंड हमें क्या देखने को मिलता है कि किसी कहीं पे तो सेलुलर लेवल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पे टिश्यू लेवल का है, कहीं पे ऑर्गन लेवल का है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है वो वैरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। बिकॉज एज यू नो कि हम ह्यूमन बींग्स, हमारे में जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, so we have organs, we have a lung which is specified to do a specific work, right? We have a nose, right? So we have organs, with the help of this we can do a work very efficiently। but on the another hand जो एक organism है जिसमें बस एक cellular level पे development है, उसमें कुछ चंद सेल है, तो वो कैसे ही उस लंग्स अफोर्ड करेगा या ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। ओके, सो मैकेनिज्म सबके ब्रीदिंग का क्या है, एकदम अलग अलग है। ओके, आगे देखते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, flatworms, etc. Exchange O2 with CO2 by simple diffusion over the entire body surface। सो हमें क्यों क्या देखने को मिलता है कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पूरे 11 फाइलम्स है, उसमें जो स्टार्टिंग के हैं पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है। एंड ये जितने हैं ये सारे क्या है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स है। मीन्स इनमें हमें क्या देखने को मिलता है कि एज सच कुछ तीर नहीं मार लिया इन लोगों ने, मतलब इनमें बहुत सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल, इस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ये किसी किसी में हमें थोड़े जो एडवांस हो चुके हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं काइनोडर्मेटा, या वहाँ पे जब हम पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं कि थोड़े कुछ कुछ जो है उनमें एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई है एज़ कम्पेयर टू पॉरीफेरा, या मतलब जैसे जैसे आप जो है फाइलम में ऊपर चले जाते हो, ठीक है, तो धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, एडवांसमेंट देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जिसमें जो सबसे सिंपलर ऑर्गेनिज्म है आपको पॉरीफेरा देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस चैप्टर में भी आपने पूरा देख रखा था कि कैसे हमारे 11 फाइलम्स होते हैं, किसमें क्या क्या है, कि कौन कैसे सांस लेता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे गिल्स की हेल्प से लेते हैं, बहुत सारे स्किन की हेल्प से लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने ओवरऑल पढ़ा कि ये एनिमल्स हैं, एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में ये होगा, राइट। और सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ये होगा।
और एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो वो ये होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो वो ये होगा। बट आप क्या कर रहे हो, आप पर्टिकुलर चैप्टर में एक एक चीज़ें करके पढ़ रहे हो। जैसे इसमें आप बस और बस किसके बारे में पढ़ोगे, जो आपका रेस्पिरेशन है उसके बारे में, ठीक है। सो जो हमारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, जैसे स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस क्या है, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा का दूसरा नाम याद है, जो कि क्या है, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, फ्लैट वर्म्स। तो ये सारे जो है, ये सारे CO2 को एक्सचेंज करते हैं, ओ सॉरी O2 को एक्सचेंज करते हैं CO2 के साथ बाय सिंपल डिफ्यूजन। इनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन होता है। आपको पता होगा डिफ्यूजन क्या होता है, कि एक जगह हायर कॉन्सेंट्रेशन है और एक जगह लोअर कंसंट्रेशन है। तो जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ membrane, right? A semi-permeable membrane, that movement is actually known as diffusion, right? So इनके में simple diffusion के थ्रू क्या होता है, O2 और CO2 का exchange होता है, ठीक है। और ये पूरे बॉडी सरफेस पे होता है उनके। क्लियर है इतना? यस। अब देखते हैं जैसे अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म क्या करते हैं, अर्थवॉर्म यूज देयर मॉइस्ट cuticles and insects have a network of tubes, tracheal tubes to transport atmospheric air within the body। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे अर्थवॉर्म्स होते हैं वो अपने मॉइस्ट क्यूटिकल्स, तो उनकी बॉडी पे उनकी स्किन कैसी होती है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी, ठीक है, क्यूट क्यूट सी। तो वैसे आप याद रखो कि उनके वो क्या यूज़ करते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल्स, बिकॉज एट द एंड आपको ये सब रटना है, सो दैट आप एग्जाम में लिख कर आ सको। तो आपको जैसे भी याद हो, मेक श्योर आप याद करो, ठीक है। तो अर्थवर्म क्या यूज़ करते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल्स का यूज़ करते हैं। और इंसेक्ट्स में, कुछ इंसेक्ट्स में क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि कॉकरोच होता है, ठीक है। तो इन इंसेक्ट्स में आप देखते हो कि क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, जिनकी हेल्प से ये क्या कर पाते हैं, अपने अंदर ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं, राइट। मतलब ट्रांसपोर्टेशन एयर का, एज सच ट्रांसपोर्टेशन आप कह सकते हो, मीन्स एटमॉस्फेरिक एयर और अपनी बॉडी के अंदर जो उनकी गैस है उनके बीच में वो एक्सचेंज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ट्यूब्स, दीज ट्रैकियल ट्यूब्स। ओके, यस। Special vascularized organs, sorry, structures called gills, branchial respiration are used by most of the aquatic arthropods and mollusks, where vascularized bags called lungs, pulmonary respiration are used by the terrestrial form for exchange of gases। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि जो स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको आप क्या कहते हो, गिल्स, ठीक है। ये क्या है, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। मींस यहाँ पे आप क्या देखते हो कि एक पर्टिकुलर चीज़ उनके पास है, एक पर्टिकुलर एक सिस्टम है जिनके थ्रू वो क्या कर पा रहे हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो पानी से ले पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज अ स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन most of the aquatic arthropods, arthropods again molluscas, molluskins, याद है आपको, आपने जो 11 फाइलम्स पढ़े थे, सो उसी में आपने देखा था। वहाँ पे आपने जैसे देखा था कि पॉरीफेरा होता है, देन सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्कीहेलमिंथस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो इसमें आपने क्या देखा था कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। जिसमें आपने देखा था जो ऑर्थोपोड्स है और जो मोलस्कन्स है, ये मोलस्का है, ठीक है, उनमें रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, गिल्स की हेल्प से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ बताई गई है आपको फिर से कि जो उनके पास क्या होता है, एक स्पेशल वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन होता है विच इज गिल्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट जो एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स होते हैं और मोलस्कन्स होते हैं वो क्या कर पाते हैं, अ, एक मिनट, यस, वो क्या कर पाते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है अपने अंदर या एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कर पाते हैं, ठीक है। CO2 और O2 का एक्सचेंज कर पाते हैं। वेयर एज आप देखते हो कि जो टेरिस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स है, जो टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है लाइक ह्यूमंस, तो हमारे अंदर क्या होता है, एक वेस्कुलराइज्ड बैग होता है, उनके अंदर एक वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है, हमारे अंदर एक वेस्कुलराइज्ड बैग है। लंग्स को एज अ बैग आप ट्रीट कर सकते हो। सो हमारे पास एक वेस्कुलराइज्ड बैग है जिसको हम लंग्स कहते हैं, ठीक है, कॉल्ड लंग्स। एंड जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है वो इस पल्मोनरी
रेस्पिरेशन की हेल्प, जो मतलब आपको पता है लंग्स जो है उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी कैविटी कहते हैं या पल्मोनरी बैग कहते हैं। तो इसके हेल्प से आप क्या कर पाते हो, रेस्पिरेशन कर पाते हो, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, राइट। सो जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स है वो क्या कर पाती है, विद द हेल्प ऑफ दीज लंग्स दे आर एबल टू एक्सचेंज द गैसेस, okay, and among vertebrates, fishes use gills, whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs. तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे वर्टिब्रेट्स है जैसे फिशेस हैं तो वो क्या यूज़ करती है, गिल्स यूज़ करती है। वहीं जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन कर पाते हैं, अपने लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर पाते हैं, राइट। एंड वहीं जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एम्फीबियंस है, ठीक है, एम्फीबियंस में किसका एग्जांपल दे रखा है, फ्रॉग्स, वो क्या कर पाते हैं, रेस्पिरेशन कर पाते हैं अपने मॉइस्ट स्किन की हेल्प से, राइट। मतलब उनके पास क्या है, उनके पास मॉइस्ट स्किन है, वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं। एंड आपको पता है कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन है, मतलब वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है। एंड वो जो है वो पानी में भी रह सकता है एंड वो टेरेस्ट्रियल भी है, मतलब वो ज़मीन पे भी रह सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्रॉग है ये अपने स्किन के थ्रू कर पा रहा है एंड इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ओके। ओके, अब आगे देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं अब हम। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग आउट अपॉन द अपर लिप्स। तो हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। आपको क्या देखने को मिलते हैं, नॉस्ट्रल्स देखने को मिलते हैं, राइट। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स मतलब आप बाहर से देख सकते हो आपके अपर लिप्स के ऊपर, राइट। नाक आपकी सिंपल सी नाक में जो दो छेद है आपके गोले से है, ठीक है, तो वो क्या है, आपके नॉस्ट्रल्स है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है। और ये क्या, इट लीड्स टू नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। एंड ये क्या करता है, इसके बाद मतलब पहले तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, देन आपको क्या देखने को मिलता है, नेजल चैम्बर देखने को मिलता है। एंड नेजल चैम्बर जो सॉरी चैम्बर नहीं, चैम्बर, ओके। सो इट लीड्स टू नेजल चैम्बर, कौन, मतलब पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, आफ्टर दैट आपको क्या देखने को मिलता है, आपका जो नेजल पैसेज है। एंड नेजल पैसेज के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, नेजल चैम्बर, ओके, यस। अब नेक्स्ट क्या है, जो नेजल चैम्बर है वो किस में ओपन होता है, वो ओपन होता है आपका फेरिंग्स में। फेरिंग्स अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। तो पहले सबसे पहले नेजल जो आपका नेज सॉरी पहले सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद आपका नेजल पैसेज है, देन नेजल चैम्बर है, देन वो किस में ओपन हो रहा है, फेरिंग्स में ओपन हो रहा है। फेरिंग्स क्या है, एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे जो फूड है और जो एयर है उसका पैसेज मिल रहा है, ठीक है। फूड का अलग पैसेज है, ये फूड पाइप है एंड विच इज इसोफेगस एंड थ्रू दैट द होल एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। एंड हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक अलग है। सो यहाँ पे कहाँ पे, फेरिंग्स में ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे फूड और एयर के जो पैसेज है वो आपस में मिल रहे हैं, कॉमन पैसेज के थ्रू वो जा रहे हैं, ठीक है। सो pharynx opens through the larynx region into the trachea। तो जो pharynx है वो कहाँ से शुरू होता है, larynx के पास से। larynx क्या है, larynx जहाँ पे आपका साउंड बॉक्स है, राइट। तो वहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, ट्रैकिया तक। And the larynx is a cartilaginous box with the which helps in sound प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेजस बॉक्स है, मीन्स कार्टिलेज की हेल्प से बना है एंड ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, साउंड की फॉर्मेशन में हेल्प, फॉर्मेशन में तो एज सच टंग यूज करती है, मतलब साउंड फॉर्मेशन में मीन्स आवाज़ आपकी निकले। सो प्रोडक्शन में कौन हेल्प कर रहा है, आपका लैरिंग्स हेल्प कर रहा है एंड इस वजह से हम इसको कहते हैं साउंड बॉक्स, ओके, यस। ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into larynx। जब आप क्या करते हो, आप स्वेलिंग करते हो एंड आफ्टर स्वेलिंग जब आप खाने को निगलते हो, देन क्या होता है, आप अब देखना कि होता ये है कि
ये फेरिंग से फूड होके जाएगा, बिकॉज कॉमन पैसेज है, तो फूड भी वहाँ से होके जाएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वो ट्रैकिया वाला पार्ट है वो उसमें चला जाए, तब क्या होगा? सो जब आप फूड को क्या करते हो, स्वेलो करते हो, देन क्या होता है, जो आपका क्या है, जो आपका ट्रैक, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, जब आप फूड को स्वेलो करते हो, तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है जो कि ग्लॉटिस है, तो उसको कौन कवर कर लेता है? एपिग्लॉटिस कवर कर लेता है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? लेट मी क्लियर यू। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फेरिंग्स वाला पोर्शन होता है वहाँ पे कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर टू, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये एक पैसेज है, सो यहाँ पे अगर फूड यहाँ से जा रहा है हमारा, एंड जब हम स्वेलो कर रहे हैं, बाय द वे वो यहाँ से चला जाए, देन तब क्या होगा? सो इस ऐसी चीज़ ना हो, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि अ, जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये जो ग्लॉटिस है, इसके ऊपर ये जो कार्टिलेजस, एक कार्टिलेजस चीज़ से, जो इलास्टिन कार्टिलेजस फ्लैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। इलास्टिन कार्टिलेज से बना है वो फ्लैप, ऐसा फ्लैप है वो, और वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड विद दिस फ्लैप ये जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, एंड फूड इसके थ्रू एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये है, ठीक है, आप फूड स्वेलो कर रहे हो, देन ये बंद हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ कार्टिलेजस स्ट्रक्चर, राइट, द हेल्प ऑफ अ कार्टिलेजस स्ट्रक्चर, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस क्या हो पाता है, जो फूड है वो फूड पाइप में जाता है, एंड जो हवा है या जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो लंग्स में जा पाती है, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। वेट अ सेकेंड। यस, नाउ लेट्स कंटिन्यू। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट लाइन ट्यूब। ट्रैकिया क्या है? एक स्ट्रेट लाइन ट्यूब है, and extending up to the middle thoracic cavity, which divides at the level of fifth thoracic vertebra into a right and left primary bronchi, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिलता है? जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया एक स्ट्रेट लाइन ट्यूब है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ट्यूब है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी दिस इज ट्रैकिया, दिस इज लैरिंग्स, दिस इज एपिग्लॉटिस। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? जो आपका ट्रैकिया है वो एक स्ट्रेट लाइन क्या है? ट्यूब है। एंड ये जो स्ट्रेट लाइन ट्यूब है ये कहाँ पे डिवाइड कर रही है? आपको कैसे पता चलेगा? तो ये फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम पे डिवाइड कर रही है, ठीक है। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड करिए, टू बी मोर प्रिसाइज। अगर हम बात करें तो हम ये कहाँ पे डिवाइड करिए? ये करिए फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर डिवाइड। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? लेट मी क्लियर यू। सो अगेन, जैसे कोई एक ह्यूमन बींग है, लेट्स सपोज दिस इज अ ह्यूमन बींग। सो ये वाला रीजन, जो चेस्ट के पास वाला रीजन होता है, इसको हम कहते हैं थोरेसिक रीजन, ओके। एंड एज यू नो कि हमें क्या देखने को मिलता है? पीछे की तरफ से हमें देखने को मिलता है रिब्स। रिब्स होते हैं, हम सबके रिब्स होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रा होता है, एंड जो हमारा फिफ्थ, मतलब यहाँ पे अगर मैं किसकी बात करूँ? थोरेसिक वर्टिब्रा की। तो ये जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ कहीं है वो, ये तो मैं अच्छे से निशान भी नहीं लगा पा रही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड कर रहा है? ट्रैकिया डिवाइड कर रहा है। अब आपको हो गया हम ट्रैकिया डिवाइड कर रहा है वो जानना है हमें, तो हम यहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्रा की क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज जो ट्रैकिया है उसे आप फील नहीं कर सकते, आप टच करके फील नहीं कर सकते उससे, वो अंदर है, ठीक है। आप नहीं देख सकते कि हाँ वो यहाँ डिवाइड करे, वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बट आप पीछे अपने हाथ लगाओ पीठ की तरफ, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या है? आपका वर्टिब्रा है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट है, सेकंड है, क्योंकि आपको महसूस हो पा रहा है, ठीक है। सो एट फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये डिवाइड कर रहे हैं। कौन डिवाइड कर रहा है? ट्रेकिया। एंड ये डिवाइड करके क्या कर रहे हैं? आपके लंग्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब यहाँ लंग्स का फॉर्मेशन नहीं, पहले कहेंगे, मीन्स होता क्या है, जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है और ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये डिवाइड करता है into left and right primary bronchi, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाता है। लेट मी शो यू, दिस इज द स्ट्रक्चर,
And as you can see, this is your trachea. This is dividing into left and right प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। एंड ये जो आपकी लेफ्ट, ये यहाँ पे ये देख रहे हो, ये आपका एक ब्रोंकाई है, इधर वाला एक ब्रोंकाई है, ठीक है। सो ये जो डिवाइड करे ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस इज योर ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आगे क्या लिखा है कि कहाँ थे हम, yes, each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles, ending up in very thin terminal bronchioles. So रुको, बहुत मैसी हो गया, एक मिनट। फिर आप क्या देखते हो कि जो आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है उसमें फर्दर क्या हो रहे हैं, डिविजन्स हो रहे हैं, ठीक है। और वो सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई बना रहे हैं, एंड एट लास्ट आप क्या देख रहे हो कि ब्रोंक्यूल्स बन रहे हैं। एंड ब्रोंक्यूल्स किस पे एंड कर रहे हैं, वो एंड करे वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, कि सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा, सिंपल देखा कि सबसे पहले आपका वर्टिब्रल कॉलम कह रही है, सॉरी, ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया के बाद वो डिवाइड कर रहा है आपका प्राइमरी लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में, देन वो टर्जरी में, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं, और ब्रोंक्यूल्स कैसे हैं, बहुत थिन है एंड बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब पतले भी हैं एंड छोटे छोटे हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। यस, एंड देन what is written here, the trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings, ओके। सो आप क्या देख रहे हो कि ये जो ट्रैकिया है, या जो आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, इन सबको कौन सपोर्ट कर रहा है, इनको इनकम्प्लीट कार्टिजिनस जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, जो रिंग्स हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। एज यू कैन सी, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कार्टिलेजस रिंग, इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग, मतलब ये जो कार्टिलेजस रिंग है ये कंप्लीट नहीं है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो आपको पूरी दिख रही है, बट आप देखोगे तो ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये इनकम्प्लीट है। एंड एनसीईआरटी में एक एक वर्ड जो दे रखा है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग की हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे उनको सपोर्ट मिल पाता है, ठीक है, किनको, आपके ट्रैकिया को, ओके, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई को और ब्रोंक्यूल्स को, राइट, यस। देन नेक्स्ट क्या है कि ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन irregular walled and vascularized bag like structures called alveoli, ठीक है। तो जितने भी आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, वो किसको बना रहे हैं, वो बहुत सारे और बहुत पतले पतले इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, विच इज योर एल्वियोलाई, ठीक है। मतलब एट लास्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज व्हाट, दिस दीज आर व्हाट, दीज आर योर एल्वियोलाई, ठीक है। मीन्स आफ्टर द ब्रोंक्यूल्स, आफ्टर द थिन एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, आपको एट लास्ट क्या देखने को मिल रहा है कि ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं किसको, राइस दे रहे हैं, ये राइस दे रहे हैं बहुत ही इरेगुलर वॉल्ड वाले और वेस्कुलराइज्ड बैग है, ये कैसे बैग से वेस्कुलराइज्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इन्हीं को क्या कहा गया है, एल्वियोलाई, ठीक है। लेट मी रिपीट ओके। सो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो हमारा सबसे पहले क्या होता है, एक्सटर्नल जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद आपको नेजल पैसेज देखने को मिलता है। आफ्टर नेजल पैसेज आप नेजल चैम्बर देखते हो, और नेजल चैम्बर कहाँ पे ओपन होता है, फेरिंग्स में, ठीक है। नेजल चैम्बर कहाँ पे ओपन होता है, फेरिंग्स में। एंड फेरिंग्स एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे जो फूड का पैसेज है और जो आपका ये
रेस्पिरेटरी ट्रैक है, दोनों के लिए कॉमन प्लेस है, ठीक है, ये पोर्शन कॉमन है। एंड सो दैट जो फूड है वो आपके जो ट्रेकिया है या जो आपका ग्लॉटिस है उसमें ना जा पाए, इसलिए इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर एक थिन कार्टिलेजस फ्लैप प्रेजेंट होता है, विच इज योर एपिग्लॉटिस। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फूड क्या जा पाता है, वो ईसोफेगस में एंटर करता है, और जो आफ्टर स्वेलिंग द फूड जो एपिग्लॉटिस है ये अगेन क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, राइट, लाइक दिस। सो दिस इज हाउ द फूड गोज इनटू इसोफेगस, एंड जो हम गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं वो आपके जो पूरा ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके थ्रू एक्सचेंज हो पा रही है। दिस फेरिंग्स रीजन इज द कॉमन रीजन। इतना क्लियर है सबको? आई होप सो क्लियर है। नहीं है तो आप वीडियो स्टार्टिंग से देखो, ओके, या फिर आप थोड़ा पीछे करके देखो। देन आपको क्या देखने को मिलता है, आफ्टर आफ्टर दिस फेरिंग्स के बाद क्या देखने को मिलता है कि आपका एक यहाँ पे लैरिंग्स भी है। लैरिंग्स मतलब साउंड बॉक्स जो आपने पढ़ा, जिसकी हेल्प से जो है साउंड प्रोडक्शन हो पा रहा था, ठीक है। एंड देन आपको क्या देखने को मिलता है कि एक ट्रैकिया है, राइट, हियर द ट्रैकिया इज प्रेजेंट, दिस इज द ट्रैकिया, ओके। एंड आपने क्या देखा कि ट्रैकिया जो है डिवाइड करते हैं फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे। थोरेसिक रीजन होता है ये पूरा, मैंने ये भी बताया। तो यहाँ पे जब आपको पीछे की तरफ वर्टिब्रा देखने को मिलते हैं तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे वो डिवाइड कर जाते हैं। कौन डिवाइड कर जाते हैं? आपका जो ट्रैकिया है वो डिवाइड कर जाता है किसमें, लेफ्ट और राइट वर्टिब्रल, सॉरी नॉट वर्टिब्रल कॉलम, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में, ठीक है। एंड फर्दर ये जो ब्रोंकाई है, ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये किस में डिवाइड करते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, राइट, एंड देन टर्शरी ब्रोंकाई में, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, ये बहुत छोटे 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 क्या बना लेते हैं, ब्रोंक्यूल्स बना लेते हैं। लेट मी शो यू द ब्रोंक्यूल्स, ओके। सो यस, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कितने छोटे छोटे यहाँ पे है, यहाँ पे कितने छोटे छोटे, दीज आर द ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये बहुत थिन वॉल्ड होते हैं और साथ ही साथ ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। एंड ये किसको राइज देते हैं, ये राइज देते हैं आपके छोटे छोटे जो irregular walled bag like vascular bag like structure है। what are they are alveoli, ठीक है, they are alveoli। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको छोटे छोटे लास्ट में दिख रहे हैं, they are alveoli। क्लियर है इतना? यस, हमने इतना ही पढ़ा है, इसके आगे अब हम देखने जा रहे हैं क्या है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, जो ये ब्रांचिंग है, जो ये नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग है, मतलब किसकी ब्रांचिंग, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग्स, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में भी हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोला है, ये सब किसको बना रहे हैं, ठीक है, ये सब मिलकर लंग्स को बना रहे हैं, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो बस आप ये देखते हो ना कि बस ये लंग्स है, ठीक है, ये जो ऊपर से जो ये बैग है बस यही लंग्स है, नहीं, बस ये नहीं, इसके साथ साथ जो ये पूरा नेटवर्क है, ये और नेटवर्क के साथ जो ये आपका लंग है, मतलब जो आपका ये दो बैग जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, इनको मिला के हमारा क्या बनता है, लंग्स बनता है, ठीक है। यस, सो देन क्या है, वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके लंग्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर योर लंग्स, एंड लंग्स में दो प्लूरल लेयर से ये क्या होते हैं, कवर होते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन, यू कैन यू कैन सी हेयर, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लूरल मेम्ब्रेन। सो प्लूरल मेम्ब्रेन में आप क्या देखते हो कि ये दो प्लूरा की लेयर से क्या होता है, कवर होता है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, यस, दो प्लूरा की लेयर से वो कवर होता है। ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, यहाँ पे देखो, प्लूरल मेम्ब्रेन्स हेयर, एंड ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, देन सेकेंड लेयर है। तो ये जो यहाँ पे अगर मैं आपको साइड में बना के दिखाऊँ, तो ये जो प्लूरल लेयर है, ठीक है, जो ऐसे लंग्स है आपकी, ऐसे जो दो लेयर है, तो इनके बीच में स्पेस भी है,
स्पेस है कि नहीं, स्पेस है। तो इस स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एज यू कैन सी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर कोई फ्लूइड नहीं रहता सो प्रॉब्लम हो जाती, फ्रिक्शन हो जाता, ठीक है। सो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो है ये प्रेजेंट होता है लंग के सरफेस पे, राइट। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि the outer pleural membrane is in a close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. तो जो आपका अपर, जो ऊपर वाला, जो आपका प्लूरल मेम्ब्रेन है, दो प्लूरल मेम्ब्रेन है, तो जो सबसे ऊपर वाला है, जो आपका ये ऊपर वाला है, ये वाला है, तो ये किसके कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में थोरेसिक रीजन के कांटेक्ट में है। वेयर एज जो आपका सेकेंड वाला है या जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में है, वो है आपके लंग सरफेस के कांटेक्ट में, राइट। यहाँ पे लिखा भी है जैसे कि, ठीक है, यस। अब आगे पढ़ते हैं। द पार्ट starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory and exchange part of the respiratory system। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो। जो आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स था वहाँ से लेकर के जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स थे, मतलब छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स थे, वहाँ तक वो पूरा रीजन, वो सारे पार्ट, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, वो सब मिलके बनाते हैं कंडक्टिंग पार्ट। वो सब क्या है, वो सब है कंडक्टिंग पार्ट। मीन्स उन्होंने भी काम किया, वो भी क्या कर रहे हैं, वो जो ऑक्सीजन है उसको बाहर के एटमॉस्फेयर से लेकर के अंदर कहाँ तक लेके जा रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं ब्रोंक्यूल्स तक, एल्वियोलाई तक, ठीक है। वेयर एस आप क्या देखते हो कि जो एल्वियोलाई है, ठीक है, वो और साथ ही साथ उसके जो डक्ट है वो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। मतलब जो ब्रोंक्यूल्स है वहाँ तक क्या हो रहा है, वहाँ पे तो, वहाँ तक तो बस ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन का कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। बट मेन जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, जो मेन एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का, वो कहाँ पर हो रहा है, वो हो रहा है आपके एल्वियोलाई में, ठीक है, और उसके डक्ट्स में हो रहा है, ठीक है। एंड वही वही वाला रीजन क्या बनाती है, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट, जो ये एक्सचेंज रीजन बनाती है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। क्लियर है आपको, यस। देखो, जो कंडक्टिंग पार्ट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब कंडक्टिंग पार्ट का क्या फंक्शन है वही बता रखा है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो लेट मी रीड। द कंडक्टिंग पार्ट transports the atmospheric air to alveoli, clears it from foreign particles, mod, sorry, humidifies and also brings the air to body temperature। तो होता क्या है, इसका भी कुछ फंक्शन होगा, किसका, कंडक्टिंग रीजन का। कंडक्टिंग रीजन का क्या फंक्शन है कि वो क्या करती है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है सबसे पहले तो उसको ला रही है अंदर तक। एटमॉस्फेरिक एयर है तो एटमॉस्फेरिक एयर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो वो क्या ले रही है, बस वो ऑक्सीजन को, मेजरली ऑक्सीजन को लेना चाह रही है वो, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब बाहर जो है फॉरेन पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो आप देखते हो आपकी जो आपका नोज़ है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है, म्यूकस के अलावा वहाँ पे जो है हेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो हेयर है वो क्या कर रही है, वो जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसको अंदर नहीं जाने दे रही, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके अंदर जो है एकदम हवा, साफ सुथरी हवा जा रही है, ठीक है। मतलब आप सांस ले रहे हो, आप एकदम ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है, लाइक दिल्ली, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो, तो वहाँ पे जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसको कौन रोक रहा है, उसको रोक रहे हैं आपके नाक में जो बाल प्रेजेंट है, या जो आपका कंडक्टिंग पार्ट है वो क्या कर रहा है, उस फॉरेन पार्टिकल्स को वहीं पे रोक रहा है, ठीक है। एज वेल एज आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये ह्यूमिडिफाइड करता है, मतलब जो आपकी हवा है उसमें ह्यूमिड है या नहीं है इसका भी ध्यान रखता है,
ठीक है। मतलब अगर हवा में ह्यूमिड नहीं है सो मतलब आपको एकदम अजीब लगेगा, लगता है ना सांस लेने टाइम, ठीक है। सो ह्यूमिडिफाइड करता है किसको, एयर को, फॉरेन पार्टिकल्स को वही रोक देता है, एंड जो एयर है उसको बॉडी में लाता है, सबसे बड़ी बात है। और साथ ही साथ एयर को क्या करता है वो, बॉडी के टेम्परेचर तक लाता है। मीन्स बाहर आप क्या हो, आप शिमला में हो, ठीक है, हवा बहुत ठंडी है, बट आपकी बॉडी को तो कैसे चाहिए, आपको एक तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सारी जो है फंक्शंस या सारी प्रोसेस होती है आपकी बॉडी में, राइट। सो जो बाहर वाला एयर है उसको उस टेम्परेचर तक लाने के लिए क्या होता है, आपका कौन जिम्मेदार होता है, आपका कंडक्टिंग पार्ट। ओके, इतना क्लियर है। द एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। सो जो मेन जो आपका एल्वियोला है, ये जो उसके डक्ट है, मतलब जो एक्सचेंज पार्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो किसका साइट है, वो किसका साइट है, वो एक्चुअल डिफ्यूजन का साइट है। मीन्स आपको क्या देखने को मिलता है कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पा रही हैं, ठीक है। जो आपका लंग है उसके मतलब या जो आपके ब्रोंकियोल्स है, जो आपका ये ट्रैकिया है, ठीक है, इनमें क्या है, इनमें ऑक्सीजन है। एंड जो आपकी बॉडी है, बॉडी में जो सेल्स है उसके पास से क्या आ रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रखा है। तो बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, बाहर कम है, तो ऑक्सीजन चली जाती है। मतलब सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये सारी प्रोसेस हो रही है। बट ये इतना भी सिंपल नहीं है, आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ोगे। और अभी मतलब इसका नेक्स्ट टॉपिक वही है जस्ट, उसमें पढ़ोगे कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही है। ओके, सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू क्या हो पा रहा है, जो ऑक्सीजन है और जो CO2 है वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। सिंपल डिफ्यूज़न या फिर यहाँ पे आप थोड़ा देखोगे, थोड़ी चीज़ें हल्की सी कॉम्प्लेक्स है। मतलब जो प्लाज्मा है, जो ब्लड है, उसके थ्रू हो रहा है मेन ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द ऑर्गन्स एंड योर लंग्स, योर हार्ट। ओके, सो यू विल रीड अबाउट दैट। अभी हम यहीं पे देखते हैं, यहीं पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, लेट मी क्लियर इट। ओके, नाउ द लंग्स आर सिचुएटेड इन द thoracic chamber which is anatomy anatomically an airtight chamber। सो ये जो लंग्स है, ये लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड है, थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड है, ठीक है। जिसको हम एनाटॉमिकली क्या कहते हैं, एयर टाइट चैम्बर कहते हैं। एनाटॉमी आपने सुना होगा, एनाटॉमी ऑफ एनीथिंग। ओके, सो छोड़ो, जाने दो। तो थोरेसिक चैम्बर में मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहती जो आपको समझ में ना आए और फिर उसमें टाइम जाए, ठीक है। यहीं पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो जो लंग्स है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड है। एंड जिसको हम एनाटॉमिकली क्या कहते हैं, एयर टाइट चैम्बर भी कहते हैं। किसको कहते हैं, हम लंग्स को कहते हैं, ठीक है। एंड देन द thoracic chamber is formed dorsally by vertebral column, ventrally by sternum। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, जो thoracic chamber है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज thoracic chamber। तो ये जो thoracic chamber है, ये अगर आप डॉर्सली देखो, मीन्स पीछे की तरफ से देखो, डॉर्सल साइड से देखो, पीछे की तरफ से देखो, तो ये वर्टिब्रल कॉलम से बनी हुई है। एंड आगे की तरफ से देखो तो स्टर्नम से बनी है ये, ठीक है। आगे की तरफ स्टर्नम से बनी है, पीछे की तरफ किससे बनी है, वर्टिब्रल कॉलम से बनी है, ठीक है। लेटरली बाय द रिब्स, एंड लेटरली आप देखो तो किससे बनी है, रिब्स से बनी है। आपको पता है ना रिब्स, ठीक है, जो आपकी रीढ़ है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी भी है पीछे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो ये लेटरली किससे बनी है, रिब से बनी है। वेंट्रली स्टर्नम से, आगे की तरफ से स्टर्नम से, पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम से। एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायाफ्राम, और नीचे की तरफ से एक डोम शेप्ड डायाफ्राम की हेल्प से ये बनी हुई है। यस, लेट मी रिपीट। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि डॉर्सल रीजन पे ये किससे बनी है, ये डॉर्सल रीजन पे बनी है आपके वर्टिब्रल कॉलम के हेल्प से। वेंट्रली आगे की तरफ से आपको स्टर्नम दिख रहा है, लेटरली आपको रिब्स दिख रहे हैं, और लोअर साइड में नीचे की तरफ आपको डोम शेप का डायाफ्राम देखने को मिल रहा है। ओके, यस। सो द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन
thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lung pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot direct alter the pulmonary volume. ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या है कि जो आपके लंग्स है ना, लंग्स को आप क्या देख रहे हो कि जो लंग्स जो आपका थोरेसिक रीजन में आ रहा है, थोरेसिक रीजन में इसको सपोर्ट करने के लिए पीछे आपको वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है, आगे की तरफ से स्टर्नम दिख रहा है, नीचे की तरफ से डायफ्राम दिख रहा है, ठीक है, रिब्स दिख रहे हैं आपको साइड साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये जो पूरा एक सेटअप बन रहा है, ये पूरा क्या बन रहा है, साथ में मिलके एक सेटअप बन रहा है। और वहीं पे आपके जो लंग्स है वो एकदम इन सब के बीच में एकदम सेफ है, प्रोटेक्टेड है सच, ठीक है। तो आगे है क्या है आपका, आगे आगे रिब्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, रिब्स के अंदर होते हैं वो, ठीक है। सो मतलब क्या है मेरा कि अगर इस पूरे सेटअप में, मीन्स ये जो सेटअप है आपका रिब्स का, स्टर्नम का, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है उनका, डायफ्राम का, अगर इनमें कोई चेंज आया, इनके वॉल्यूम में चेंज आया, अगर ये ऊपर नीचे हुए, तो जो आपका लंग है उसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। और ये अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था ब्रीदिंग के लिए, बिकॉज एज यू नो कि हमें ऑक्सीजन अंदर चाहिए और हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। कैसा रोल, दैट आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम। ओके, ओके। सो यहाँ पे क्या है कि हम डायरेक्टली जो है पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते थे। दैट्स वाई यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारा सेटअप है। यहाँ पे आपके रिब्स है, यहाँ पे आपका जो है पीछे पीछे की तरफ से डॉर्सल साइड में आपका, आपको क्या देखने को मिल रहा है, वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एंड आगे की तरफ स्टर्नम, नीचे की तरफ जो है आपका डायफ्राम। मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, आई होप आपको याद हो चुका है ये। ओके, यस। चलो अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। रेस्पिरेशन में ये स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ब्रीदिंग और पल्मोनरी ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rise, alveolar air is released out. So सबसे पहले क्या होता है कि ब्रीदिंग में या पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या हो रहा है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको आप अंदर ले रहे हो, ठीक है। और जो CO2 रिच एल्वियोलर एयर है, मतलब जिसमें CO2 है, ठीक है, वो वाली एयर को आप क्या कर रहे हो, बाहर रिलीज कर रहे हो, राइट। सो दिस इज द थिंग which is actually done by our whole respiratory system. ओके, सो ये जो डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का, O2 और CO2 का, अक्रॉस द एल्व्यूलर मेम्ब्रेन के जो है अक्रॉस क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, किसका, गैसेस का, यस। और जो ये गैसेस है यहाँ पे कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन आपके लंग्स पे आ भी गई, देन वो सेल तक कैसे पहुँच रही है, ठीक है, हार्ट के बाद फिर सेल तक कैसे पहुँच रही है, उसके लिए आपका ब्लड है, राइट, ब्लड है कि नहीं, ब्लड है, ठीक है। सो यहाँ पे यही लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हो रहा है, इवन तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि लंग्स तक आ रहा है, उसको भी कौन ला रहा है, उसको भी ब्लड ला रहा है, ठीक है। और डिफ्यूजन हो रहा है जो आपका O2 का और CO2 का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज और ब्लड के बीच में भी यहाँ पे आपका डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, कि ब्लड में है, अब ऑर्गन तक जाना है, ठीक है, ये ऑर्गन के टिश्यू तक जाना है, तो वहाँ पे भी डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। और यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वो O2 क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, कौन, सेल्स, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, राइट। और रिजल्ट में एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ CO2 भी रिलीज कर रहे हैं। सेलुलर जो रेस्पिरेशन है उसको आप डेप्थ में पढ़ोगे क्लास 12th में। ओके, सो this is the whole thing which is happening in this particular process which is respiration। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो या पल्मोनरी वेंटिलेशन के थ्रू क्या कर रहे हो, जो एटमॉस्फेरिक एयर है और जो आपका CO2 है उस उसमें एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में आपका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, साथ ही साथ एयर का डिफ्यूजन हो रहा है अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन्स, ठीक है। लंग्स में आप देख रहे हो कि एक्सचेंज हो रहे हैं गैसेस का, ठीक है। देन आप क्या देख रहे हो कि गैसेस को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ब्लड तक और ब्लड से लाया जा रहा है लंग्स तक।
देन डिफ्यूज़न हो रहा है O2 और CO2 का किसके बीच, ब्लड और टिश्यूज़ के बीच। देन जो अब O2 जो ऑक्सीजन है जो आपके सेल्स हैं उन तक पहुंच गई, तो सेल क्या कर रहे हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन में उन O2 का यूज कर कर कैटाबोलिक रिएक्शन कर रहे हैं एंड रिजल्ट में CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड देन CO2 इज अगेन रिलीज्ड आउट बाय आवर लंग्स, राइट। यस, ओके। सो ये पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो आपका फिर से क्लास 12th में आएगा। विद दिस आर टॉपिक ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम is completed. Next is mechanism of breathing, right? So our next topic is mechanism of breathing. Breathing involves two stages: inspiration, during which atmospheric air is drawn in, and expiration, by which the alveolar air is released out. So जैसा कि आपको पता है कि ब्रीदिंग में जो है आप पहले तो सांस अंदर लेते हो, देन आप सांस बाहर छोड़ते हो। सो जो ब्रीदिंग है उसमें दो स्टेजेस हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में आप एटमॉस्फेरिक एयर क्या करते हो, अंदर लेते हो, और एक्सपायरेशन में जो आपका एल्वियोलर एयर है उसको रिलीज करते हो। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। और ये जो मूवमेंट हो पा रही है एयर की, ठीक है, आपके लंग्स के थ्रू, ये किसकी वजह से हो पा रही है, एक प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो पा रही है। मतलब एक प्रेशर में डिफरेंस की वजह से हो पा रही है, किसमें, लंग्स में और एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया डिफ्यूजन हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अंदर सांस बट आ क्यों रही है, अंदर हवा क्यों जा रही है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, ओके, और प्रेशर डिफरेंस बिटवीन योर लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। Inspiration can occur if the pressure within the lungs, that is intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. That is, there is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure. So, inspiration कब होता है, जब आपके lungs के अंदर जो प्रेशर है, ठीक है, वो प्रेशर क्या हो, वो कम हो, किस कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। मतलब क्या है, अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो अंदर एक नेगेटिव क्या प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। मतलब यहाँ पे प्रेशर कम है, तो जहाँ पे जो प्रेशर है वहाँ पे कम है, वहाँ पे हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चीज़ें मूव करती है। ओके, सो लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, सो इसलिए एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है लंग्स में विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। सो सिमिलरली एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन तब होता है जब जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो ज़्यादा हो, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। मतलब आपके लंग्स में हवा भरी हो, एकदम हवा भरी हो, और वहाँ पे प्रेशर, जो हवा का जो प्रेशर है वो ज़्यादा लग रहा हो, ठीक है, लंग्स में जो आपकी जो हवा है या लंग्स में जो गैस है आपका, उसका प्रेशर एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ज़्यादा हो, देन एक्सपायरेशन होगा। बिकॉज सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, जो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जो है गैस जाएगी, सो आपकी लंग्स से वो बाहर चली जाएगी। एंड जब आप अंदर सांस ले रहे हो, देन प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, दैट्स वाई द एयर इज गोइंग into your body, right? So this is how inspiration and expiration takes place. Okay. Another thing is uh, the diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal intercourse between, sorry, intercostal between the ribs, help in generation of such gradients. तो जो आपका डायाफ्राम है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे आपने क्या देखा कि डायाफ्राम है यहाँ पे, ओके, वेट, दिस इज योर डायफ्राम, ओके, दिस इज योर डायफ्राम, और ये आपका पूरा जो रिब केज था, स्टर्नम होता है आगे की तरफ से, ठीक है, वो ट्रैकिया अलग है, स्टर्नम एक अलग होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा आपका क्या देखने को मिल रहा है, आपका जो आपका यहाँ पे जो आपका डायाफ्राम है, ठीक है, जो आपका डायाफ्राम है और जो स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स हैं, वो क्या कर पाते हैं, वो ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोर्स है, जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोर्स है, किसके बिटवीन, रिब्स के बिटवीन में, ये सब मिल कर के क्या कर रहे हैं, ये सब मिलके कर रहे हैं ग्रेडियंट को
क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ग्रेडियंट को, मतलब ग्रेडियंट कभी प्रेशर ग्रेडियंट उनको कभी क्या करना है, कम करना है, कभी ज़्यादा करना है, तो ये सब मिल के कर रहे हैं। हाउ दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, सो लेट मी टेल यू। देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, चलो मैं आपको पहले बता ही देती हूँ, देन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे होता क्या है, जब आप सांस को आपको अंदर लेनी होती है, तब ये जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम नीचे चला जाता है, ये डायाफ्राम नीचे चला जाता है, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है ये ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा। लेट सपोज ब्लैक कलर, सो यहाँ पे डायफ्राम आ गया, लेट्स सपोज यहाँ पे डायफ्राम आ गया, एंड ये सब ऊपर चले गए, तो ये पूरा स्पेस, जो ये पूरा स्पेस है वो तो खाली ही है ना। तो ये जो स्पेस है यहाँ पे खाली है, वॉल्यूम है, ठीक है। एक वॉल्यूम है जो कि खाली है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर कम है, प्रेशर इवन अभी अभी ये जस्ट नीचे गए थे, यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, यहाँ पे बहुत कम एयर है। दैट्स वाई बाहर से जो एयर है वो क्या आ जाती है, अंदर आ जाती है, ऐसे नहीं आती, किसके थ्रू आती है, इसके थ्रू आती है, ठीक है। अ, मैंने भी दिल में घुसा दिया हवे को। ओके, सो यहाँ से ऐसे जाती है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर जो है वो कम है, क्यों कम है, क्योंकि ये डायफ्राम ये नीचे आ जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो आगे क्या लिखा है जल्दी से देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है, जो ये प्रेशर ग्रेडियंट का जनरेशन हो रहा है, ठीक है, ये इसको हम जनरेट कर पा रहे हैं, किसकी वजह से कर पा रहे हैं, जो हमारे इंटरनल इंटरकोर्स जो है रिब्स के बीच में, साथ ही साथ जो आपका जो आपके कुछ स्पेशलाइज्ड जो मसल्स है, जो डायाफ्राम है, ठीक है, इन सब की हेल्प से ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? यस। Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, which increases the volume and thoracic chamber in the, मैं कितना मेसी कर देती हूँ इसको, ठीक है, इन द एंट्रोपोस्टीरियर एक्सेस, मतलब एंट्रोपोस्टीरियर एक्सेस में, जो ये मैंने आपको पूरी चीज़ें करके दिखाई, ठीक है। दीज ऑल थिंग्स वर हैपनिंग इन एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, आपको ये याद रखना पड़ेगा। एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में जो है वॉल्यूम क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डायफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एंड देन जो ये कॉन्ट्रैक्शन है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल not internal, sorry, external intercostal muscles lifts up the ribs, and देखो यहाँ पे जो आपका एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो थोरेसिक चैम्बर है, थोरेसिक चैम्बर में वॉल्यूम बढ़ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड इंस्पायरेशन इनिशिएट हो रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है। वही आपके डायफ्राम नीचे आ गए एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पे। और जो आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, यहाँ पे जो कोस्टल मसल्स है, यहाँ पे कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। लेट मी टेल यू, जो रिब्स हैं वो बोन्स है, ठीक है। बोन्स क्या अपने आप मूव करती है, नहीं करती, उसको मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी मसल का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिब्स को ऊपर लिफ्ट करती है, कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। रिब्स चले गई ऊपर, डायफ्राम आ गया नीचे, वॉल्यूम बना कि नहीं बना, स्पेस बना कि नहीं बना, बन गया। प्रेशर कम है, प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, क्या इंस्पायरेशन होगा, हाँ जी होगा, ठीक है। ओके, एंड the sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis, dorsoventral axis पे क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब thoracic chamber का वॉल्यूम बढ़ गया। The overall increase in thoracic volume causes what? Causes similar increase in pulmonary volume. Thoracic chamber में अगर वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। इसकी वजह से एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, बिकॉज पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है, इस वजह से जो पल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, जो अंदर की तरफ जो आपके लंग्स में जो प्रेशर लग रहा था, अब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम ही हो गया ना। आपने सिंपल सा पढ़ा होगा,
7th 8th क्लास में फिर जो आपका चैप्टर नहीं होता था फिजिक्स के चैप्टर, जिसमें आप देखते थे कि आप एक जो आपकी कील है उसको हैमर की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, उसको ठोक रहे हो, तो फिर मतलब उसको आप ऐसे ही जस्ट हैमर से की हेल्प से उसे अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हो, उसे पियर्स करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे जो नुकीली साइड होती थी वहाँ से हो जाता था। वहीं जो दूसरी तरफ से नहीं हो पाता था, व्हाई? बिकॉज़ एरिया एरिया ज़्यादा होता था तो प्रेशर कम अप्लाई हो पाती थी, ठीक है? सो हियर द सेम लॉजिक अप्लाइज़ कि अंदर वॉल्यूम या अंदर जो एरिया है वो एरिया अगर बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, ठीक है? सो प्रेशर कम हो गया, सो प्रेशर ग्रेडियंट बन गया, ठीक है? दैट्स व्हाई इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है? यस। नाउ रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम। अब इंस्पायरेशन की प्रोसेस हो गई, डायफ्राम रिलैक्स भी तो होगा। एंड द इंटरकोस्टल मसल्स, और जो इंटरकोस्टल मसल्स जिन्होंने रिब्स को खींच के रख रखा था वो भी रिलैक्स हो गई। इसकी वजह से जो डायाफ्राम है और जो आपका स्टर्नम है एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशंस एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम। जो आपका डायाफ्राम है और जो इंटरनल कोस्टल मसल्स है उन्होंने भी छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया? रिब्स को छोड़ दिया भाईजान, ठीक है? तो डायाफ्राम स्टर्नम सब अपने नॉर्मल प्लेसेस पर आ गए, पोजीशन पर आ गए, जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम अगेन कम हो गया। इसी वजह से जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी कम हो गया। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका जो अंदर प्रेशर है वो अब एकदम कम हो गया, बट अभी भी जो अंदर गैस है वो तो है ही, ठीक है? अभी ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम तो कम हो गया। सो बिकॉज वॉल्यूम यहाँ पे कम हो गया, इस वजह से यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया। बिकॉज वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा ही होगी ना। अब तक तो समझ आ गया होगा, ठीक है? मतलब अगर अंदर प्रेशर जो है वो क्या है, अंदर प्रेशर कम है या ज़्यादा है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। अंदर वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर हमारी ज़्यादा है। अंदर प्रेशर जो हमारा है वो कब कम होगा? जब अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो। और प्रेशर कब ज़्यादा होगा? जब अंदर वॉल्यूम कम हो, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है, सब रिलैक्स हो गए, डायफ्राम रिलैक्स हो गया, जो आपके इंटरकोस्टल मसल्स थे वो रिलैक्स हो गए, स्टर्नम रिलैक्स हो गया, सब नॉर्मल पोजीशन पर आ गए। वॉल्यूम जो आपका थोरेसिक रीजन का वॉल्यूम था वो क्या हो गया? कम हो गया। एंड एज अ रिजल्ट जो आपका पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी कम हो गया। दैट्स वाई जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं हमारे जो लंग्स है उसके अंदर बढ़ गया। ओके, क्लियर है? सो एज एज यू नो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। एंड जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक्सपल्शन ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है? मतलब गैस हम छोड़ पाते हैं, CO2 हम छोड़ पाते हैं, बिकॉज हमारे अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो CO2 बाहर चली जाती है, ठीक है? कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। लंग्स के थ्रू जो है एयर का एक्सपल्शन हो पाता है, एयर बाहर जा पाती है, राइट? इसी को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। ओके, क्लियर है? यस। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों चीज़ क्लियर है? कैसे? प्रेशर की वजह से ये दोनों चीज़ें जो है वो ऑल्टरनेटली हो रही है, ठीक है? वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन में जो मसल्स प्रेजेंट है, कुछ एडिशनल मसल्स है, उनकी हेल्प से हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। मीन्स अभी आप सांस ले रहे हो, ओके, आप नॉर्मली सांस ले रहे हो, बट इफ यू आर रनिंग एंड इफ यू नीड मोर ऑक्सीजन, देन आप सांस क्या कर देते हो, अपनी लंबी लंबी सांसें लेने लग जाते हो, जल्दी जल्दी लेने लग जाते हो, ठीक है? सो हम क्या कर पाते हैं, हम यहाँ पे यही सिंपल सी बात कह रखी है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। किसकी स्ट्रेंथ को? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को कुछ एडिशनल मसल्स की हेल्प से, ठीक है? देन क्या है कि ऑन एन एवरेज देखें तो एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स ब्रीथ 12 टू 16 टाइम्स अ मिनट, ठीक है? एक नॉर्मल ह्यूमन बींग 1 मिनट में 12 से 16 बार क्या लेता है? सांस लेता है। ओके, ओके। एंड इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी
estimated by using a spirometer which helps in clinical assessment of pulmonary functions। तो स्पायरोमीटर की हेल्प से आप देख सकते हो कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो ब्रीदिंग मूवमेंट में इन्वॉल्व हो पा रहा है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आप क्या असेस कर सकते हो, आप पल्मोनरी फंक्शंस मतलब वो सही से पल्मोनरी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यू कैन डिटेक्ट ऑल द प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर, राइट? ओके, यस। नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। आफ्टर दैट हम आगे नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, बिकॉज इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके नीट में भी और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी। बोर्ड तो वैसे 12th में है, मतलब आपके 11th क्लास के एग्जाम्स में। यस। ओके, टाइडल वॉल्यूम, जिसको आप टीवी भी कहते हो। टीवी, टीवी नहीं, टीवी। तो टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन, ठीक है, जो भी आप कहना चाहो। तो एक जो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आप अंदर ले रहे हो या बाहर छोड़ रहे हो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। इट इज अप्रॉक्स 500 ml। कितना अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 500 ml होता है, ठीक है। दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर, राइट, approximately uh, approximately 6,000 to 8,000 ml ऑफ एयर पर मिनट। अगर एक नॉर्मल हम हेल्दी मैन की बात करें, ठीक है, तो वो क्या कर पाते हैं, वो इंस्पायर या एक्सपायर कर पाते हैं कितना, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर, वो 6,000 से 8,000 क्या कर पाते हैं, ml ऑफ एयर पर मिनट क्या कर रहे हैं, इंस्पायर कर सकते हैं या एक्सपायर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? यस। Tidal volume, what is tidal volume? The normal volume of air inspired or expired during a normal respiration, which is approximately 500 ml, and a healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute। क्लियर है इतना? यस। अब देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं, IRV। देखो, इंस्पायरेटरी मतलब इंस्पिरेशन से आपको क्या, या इंस्पायरेशन से आपको क्या समझ आ रहा है, आप जो है ऑक्सीजन ले रहे हो अंदर, या आप ब्रीद इन कर रहे हो, आप इनहेल कर रहे हो, राइट। सो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। सो ये जो इसका क्या मतलब है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का क्या मतलब है? आप सिंपल सांस ले रहे हो, टाइडल वॉल्यूम आपने देख लिया, बट आप कौन सा एडिशनल वॉल्यूम अपने अंदर ले सकते हो? मीन्स सांस तो आप ले रहे हो, सिंपल सांस ले रहे हो, बट आपने सांस लिया, आपने क्या लिया, आप जितनी सांस ले सकते हो, जितनी सांस अंदर ले सकते हो, एडिशनल वॉल्यूम, ठीक है। आप कितना और जो आपका टाइडल वॉल्यूम है उसमें और आप एडिशनल कितना और वॉल्यूम, कितने और वॉल्यूम की सांस ले सकते हो, दैट इज योर IRV, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, एक फोर्सिबल इंस्पायरेशन मतलब अपने सांस अंदर फोर्स के थ्रू ली, ठीक है। नॉर्मल तो आप ऐसे सांस लोगे नहीं, मतलब फोर्स के थ्रू ले रहे हो आप, ठीक है। तो फोर्सिबल इंस्पायरेशन में अंदर सांस जो ले रहे हो फोर्स के साथ, कि हाँ मुझे और ऑक्सीजन चाहिए, आई नीडेड। तो यहाँ पे आप जो एडिशनल वॉल्यूम जो यूज़ हो रहा है एयर का, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड दिस एवरेजेस 2,500 ml टू 3,000 ml। वहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक नॉर्मल इंसान जो है अप्रोक्सीमेटली 500 ml जो है वो अंदर ले पाता है, ठीक है, एक बार में अप्रोक्सीमेटली। एंड यहाँ पे वो एवरेज बढ़ के कितना हो गया, 2,500 से डायरेक्ट 5 गुना, एंड कितना हो गया आपका, 3,000 ml। ये क्लियर है आपको? यस। ओके, नहीं क्लियर है तो अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड आप पीछे करके भी वीडियो को देख सकते हो एक बार फिर से। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हो गया ना, सॉरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यस, ERV। सो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, मतलब आपने सांस ली, आपने सांस छोड़ी, बट आप एक्सटर्नली और कितना छोड़ सकते हो, मीन्स आप सांस सिंपल छोड़ रहे हो, बट आपने ऐसे छोड़ा
ठीक है? तो आप जो साँस छोड़ रहे हो, जो आप एक्सपायर कर रहे हो, तो एडिशनल आप कितना वॉल्यूम एक्सपायर कर पा रहे हो, ठीक है? दैट अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन, ठीक है? आप फोर्स लगा के एक्सपायर कर रहे हो, एंड दैट एडिशनल वॉल्यूम इज नथिंग, इट्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 1000 ml टू 1100 ml। क्लियर है इतना? देखो, फोर्सिबल इंस्पायरेशन की हेल्प से आपने 2500 के, हाँ 2500 से आपने 3000 तक की वॉल्यूम आप वॉल्यूम ऑफ गैस आपने ली थी। बट एक्सपायर आप कितना कर रहे हो? आप एक्सपायर कर रहे हो 1000 ml से 1100 ml तक की, ठीक है? तो कुछ वॉल्यूम बच भी जाता है, कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम बच भी जाता है, उनके बारे में देखते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम। What is residual volume? Let's talk about them. Residual volume. So, volume of air remaining. Sorry, एक मिनट, मैं ना बिना लिखे ही करती हूँ क्योंकि आपके पास एनसीईआरटी हो गई है अपनी। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। आपने फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया, बट फिर भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर आपके अभी भी लंग्स में क्या है? रिमेन कर जा रही है, बच जा रही है, ठीक है? और उसी को हम आप कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, बची हुई वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, बची हुई वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये एवरेज आपको क्या देखने को मिलता है? 1100 ml से 1200 ml तक की वॉल्यूम आपकी क्या होती है? बच जाती है। क्लियर है इतना? यस। ओके। तो बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis। तो ये जो आपने चीज़ें पढ़ी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थी। टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये सारी चीज़ें को अगर आप जोड़ घटाव इन सबको करोगे, तो आपको कुछ जो है कैपेसिटीज़ मिलेंगी, कुछ आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो आपको अबव दी गई, ठीक है? इन सबको आप मतलब इन सब की हेल्प से आप बहुत सारी डिफरेंट कैपेसिटीज़ निकाल सकते हो, पल्मोनरी कैपेसिटीज़ निकाल सकते हो। आप अपने जो आपका पल्मोनरी कैविटी है उसकी कैपेसिटीज़ निकाल सकते हो, जो कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करती है, ठीक है? सो कौन-कौन सी कैपेसिटीज़ हम निकाल सकते हैं? लेट्स सी। So, first is your inspiratory capacity, means total volume of air a person can inspire after a normal expiration. This includes tidal volume and inspiratory reserve volume. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब ये है कि वो पूरा वॉल्यूम जो कि एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है, मतलब क्या कर सकता है? ले सकता है, ठीक है? आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब आपने सांस छोड़ी, सिंपली सांस छोड़ी, आपने फोर्सिबल एक्सपायरेशन नहीं किया, आपने क्या किया? आपने सिंपल सांस छोड़ी, एक्सपायरेशन किया, ठीक है? आफ्टर दैट आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ले सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, दैट इज योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या इंक्लूड करती है? दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सिंपल सी चीज़ है यार, आप सांस कितना ले सकते हो? जितना आप नॉर्मली ले सकते थे, साथ ही साथ जो आपने देखा कि आप रिजर्व इतना ले सकते हो। तो रिजर्व वाला मतलब आईआरवी और आप टीवी को मिला दो, मतलब आप क्या करो? आप टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को मिला दो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब बात करते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की। सो ये है ईसी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मीन्स कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन जो है एक्सपायर करता है आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद एक जो पर्सन है वो कितना क्या कर रहा है? कितना वॉल्यूम क्या कर रहा है? वो एक्सपायर कर रहा है, ठीक है? कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वो एक्सपायर कर रहा है आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। और ये किसको इंक्लूड करते हैं? टाइडल वॉल्यूम, बिकॉज टाइडल वॉल्यूम इज कॉमन। टाइडल वॉल्यूम हम जो है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों के लिए यूज़ कर रहे थे। तो टाइडल वॉल्यूम मतलब सिंपल आप कितना एक्सपायर कर सकते हो, प्लस आप कितना आप जो है फोर्सली आप एक्सपायर कर सकते हो, ठीक है? सो
total volume of air a person can expire after normal inspiration. This includes tidal volume and expiratory reserve volume. ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपने देखा कि हाँ इतना एडिशनली एक ह्यूमन बीइंग और कर सकता है, एक पर्सन और कर सकता है। ठीक है, सो दोनों को हम मिला दें, मतलब ई आर वी और टी वी को हम मिला दें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है अपनी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्लियर है इतना? आई होप सो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, दैट इज एफ आर सी। फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी आपने क्या पढ़ा था, आपने रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़ा था और फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी पढ़ते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन the volume of air that remain in the lungs after a normal expiration. This includes ERV plus RV. देखो, जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है, जो कि रिमेन है लंग्स में आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब आपने नॉर्मल सांस ली, आपने आपने टाइडल वॉल्यूम जितना जो आप एक्सपायर कर सकते थे उतने आपने एक्सपायर किया, तो आपके अंदर लंग्स में जो है कितनी जो है अभी भी वॉल्यूम बची है। देखो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप इतना एडिशनली कर सकते थे बट आपने नहीं की, आपने नॉर्मली जो है आपने एक्सपायर किया, नॉर्मली एक्सपायर किया, मतलब जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो बची है, अभी वो यूज़ नहीं हुई। प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम बच जाता था वैसे भी अभी भी बचा ही है, साथ ही साथ जो आप और छोड़ सकते थे एडिशनली आपने नहीं छोड़ी, वो आपके अंदर है ही। सो आपको जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है वो क्या है, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपने छोड़ दिया सिंपल नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर बचा है, एंड दैट इंक्लूड्स व्हाट, ईआरवी, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब जो आप छोड़ते थे, फोर्सली छोड़ते थे बट आपने नॉर्मल ब्रीथिंग की है। ठीक है, सो वो है ही, एंड जो बच जाता था वैसे भी रेसिडुअल वॉल्यूम, दोनों का सम इज नथिंग, इट्स जस्ट फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आई होप क्लियर है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की। ठीक है, यस। Now, next is your vital capacity or VC, the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. एक आपने फोर्सली एक्सपायर किया, ठीक है, मतलब आपने जितनी सांस हो सकती थी उतनी सांस छोड़ दी। हाँ, ठीक है, सांस छोड़ दी। अब देखो, ऐसे आपने सांस छोड़ दी, ओके, तो हो क्या रहा है इसके बाद, आप कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर क्या कर रहे हो, आप ब्रीथ कर पा रहे हो, आप अंदर ले पा रहे हो, दैट इज नथिंग, दैट्स योर वाइटल कैपेसिटी, मीन्स the maximum amount of air a person can breathe in after a forced expiration। एक forced expiration के बाद आप कितनी जो है एयर अपने अंदर ले पा रहे हो, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है आपका ई आर वी, टी वी एंड आई आर वी। दिस इंक्लूड्स ई आर वी, टी वी एंड आई आर वी। ठीक है, ई आर वी क्या है आपका, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, आपका टीवी क्या है, टाइडल वॉल्यूम, और आईआरवी क्या है आपका, आईआरवी इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना आप अंदर ले सकते हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब कितना आप बाहर छोड़ सकते हो, वो वाला वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आपने छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया तो आप अंदर ले भी तो सकते हो ना उसे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है ई आर वी, टी वी और आई आर वी। ठीक है, or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration। ठीक है, क्या मतलब है इसका, मतलब सिंपली ये है कि आपने फोर्स के साथ अगर आपने सांस छोड़ी है तो आप कितना, मतलब आपने वॉल्यूम छोड़ा है कुछ एकदम मैक्सिमम वॉल्यूम जितना आप छोड़ सकते हो, उसके बाद आप मैक्सिमम कितना और अंदर ले सकते हो, और इसका ऑपोजिट हो, मतलब आपने जो है अंदर ली हो एकदम दम लगा के तो आप कितना अगेन छोड़ सकते हो। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ई आर वी, टी वी एंड आई आर वी। ई आर वी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, and your IRV is inspiratory reserve volume and TV is your tidal volume। क्लियर है इतना? ओके, देखो
नेक्स्ट है ये आपका टोटल लंग कैपेसिटी, मीन्स लंग की टोटल कितनी कैपेसिटी है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। आपने एक फोर्स्ड इंस्पायरेशन अभी आपने फोर्स्ड इंस्पायरेशन किया, ठीक है। आफ्टर दैट कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है आपके लंग्स में है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है आरवी रिजर्व वॉल्यूम जो पहले से है, ईआरवी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, वो भी तो अभी है ही ना, ठीक है। टीवी टाइडल वॉल्यूम एंड आईआरवी बिकॉज आपने लिया है, ठीक है। और सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो, आपको याद नहीं हो रहा तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी है, टाइडल वॉल्यूम प्लस आपका आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, ठीक है। तो ये सब मिलाकर क्या देता है आपको, टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स टोटल volume of air accommodated in lung at the end of a forced inspiration। क्लियर है इतना। देखो मैं एक बार एक शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या देखा था, इस चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग पे आ जाओ। सबसे पहले आपने क्या देखा था कि जो हमारे पास जो है ब्रीदिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना हो जाता है, बिकॉज आपने देखा था कि कैसे फूड के कैटाबॉलिज्म के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देन आपने देखा कि स्पॉन्जेस होते हैं, सिलिंड्रेट्स होते हैं, टिनोफोर्स होते हैं, उनमें आप देखते हो कि जो वो होते हैं वो अपने स्किन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं। देन जैसे कि कुछ जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या कर पाते हैं, गिल्स के थ्रू कर पाते हैं। ओके, आपने देखा कि फ्रॉग के पास क्या है, फ्रॉग के पास मॉइस्ट स्किन है। एंड हमने देखा कि ह्यूमंस के पास क्या है, एक पूरा सिस्टम, एक वेस्कुलराइज्ड बैग है। एंड जो हमारे ऑर्थोपोड्स थे, मोलस्कन्स थे, उनके पास क्या था, उनके पास भी एक वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन थे, मतलब गिल्स थे उनके पास। देन हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम स्टार्ट किया था। देन हमने देखा कि कैसे सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, देन आपका क्या होता है, नेजल पैसेज होता है, देन नेजल चैम्बर होता है जो कि आपके उसके बाद फेरिंग्स आते हैं, फेरिंग्स में खुलते हैं वो। फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स वो रीजन था जहाँ पे फूड पाइप मतलब ईसोफेगस और जो आपका ये था ग्लॉटिस था, उन दो वो दोनों, ग्लॉटिस या ट्रैकिया आप जो कहना चाहो, तो वैसे तो थोड़ा डिफरेंस है उनमें, ठीक है। तो ग्लॉटिस और जो आपका फूड पाइप है, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों के लिए वहाँ पे एक कॉमन पैसेज है, ठीक है। तो फूड उधर ना चली जाए इसलिए वहाँ पे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट था, ठीक है। देन आपने देखा कि उसके बाद ट्रैकिया आता है, आपका ट्रैकिया जो है वो डिवाइड कर जाता है बाद में फिफ्थ, जो आपका फिफ्थ थोरेसिक जो वर्टिब्रा था वहाँ पे, फिफ्थ थॉरैसिक वर्टिब्रा पे वो जो है डिवाइड हो जाता है प्राइमरी राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। देन दैट प्राइमरी ब्रोंकाई अगेन डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी वन, राइट। देन वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड कर रहे थे, ब्रोंक्यूल्स बहुत छोटे छोटे हो रहे थे, थिन थे वो, टर्मिनेटेड थे। और उनके वो किसको राइज दे रहे थे, छोटे छोटे एल्वियोलाई को राइज दे रहे थे। देन हमने देखा कि आपके जो एक्सटर्नल नेजल चैम्बर से लेकर के ये वाला ब्रोंक्यूल्स वाले तक के पार्ट को आप कंडक्टिंग रीजन कहते हो, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। एंड मेन जो है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे हो रहा है, आपके एल्वियोलाई में हो रहा है और उसके डक्ट्स में हो रहा है, राइट। सो वो मेन रीजन है, ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देन आपने देखा कि ये जो कंडक्टिंग रीजन है, कंडक्टिंग रीजन इज डूइंग व्हाट, वो क्या कर रहा है, वो फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने दे रहा, वो एयर को ह्यूमिडिफाई कर रहा है, राइट। एंड वो सबसे बड़ी बात तो वहां तक लेके जा रहा है उसको, उसके टेम्परेचर जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है जितना है वहां तक उसको ला रहा है। दीज ऑल थिंग्स दैट आर वो कंडक्टिंग सिस्टम डूज। इतना देखा हमने। देन फिर हमने देखा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है। उसमें हमने क्या देखा कि कैसे सारी चीज़ें हो रही है, मतलब इंस्पायरेशन हो रहा है, एक्सपायरेशन हो रहा है, ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा। जिसने आपने प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा। एंड एट लास्ट आपने ये सारी कैपेसिटीज पढ़ी, वॉल्यूम्स पढ़े, ठीक है। इसकी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।